नमस्कार। आज तारीख है 23 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम द हिंदू के 5 बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करेंगे। जहां हम सरकार द्वारा इंटरनेट खातों को ब्लॉक करने और ये जो डिजिटल वनवास की बढ़ती प्रवृत्ति है उसको समझेंगे। बिल्कुल। और दूसरा विषय हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका की जो मनमानी ट्रेड नीतियां हैं और जो WTO का जो मौजूदा संकट है वो क्या है। और तीसरा मुद्दा हमारी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, ये देखेंगे कि कैसे पश्चिम एशिया का तनाव भारत के यूरिया उत्पादन और हमारी कृषि को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा विषय स्वास्थ्य और कूटनीति का है। जहां भारतीय आयुर्वेद यूरोप के बाजार में जा तो रहा है, लेकिन उसे कुछ बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में चुनाव से जुड़ा एक बड़ा ज्वलन सवाल कि क्या भारत में मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए, कंपल्सरी वोटिंग। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं, इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला मुद्दा है वो डिजिटल सेंसरशिप से जुड़ा है, जो कि आज के समय में बहुत आम हो गया है। हाँ, पिछले कुछ समय में डिजिटल गवर्नेंस के नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह से ब्लॉक करने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। बिल्कुल। अगर हम 2014 से 2021 के बीच के आंकड़े देखें, हाँ, अब 2014 से 2021 के बीच ब्लॉक किए गए यूआरएल और अकाउंट्स की संख्या 770 से बढ़कर 9,800 तक पहुंच गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा उछाल है भाई। तो और हाल ही में पश्चिमी एशिया की नीति और एलपीजी संकट पर सरकार की आलोचना करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं, 2020-21 के किसान आंदोलन और 2023 की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के समय भी बिल्कुल यही पैटर्न देखा गया था। बिल्कुल। इसे समझने के लिए चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर के मुख्य चौराहे पर खड़ा होकर व्यवस्था की आलोचना कर रहा है। ठीक है। अब प्रशासन उसे सिर्फ चुप नहीं कराता, वो उसे उस शहर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है, ताकि वो किसी से संपर्क ही ना कर सके। एग्जैक्टली। तो एक पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर देना इसी डिजिटल वनवास की तरह है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक बड़ी कानूनी उलझन सामने आती है। 2015 के मशहूर श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A को सही ठहराया था। हाँ, लेकिन एक शर्त पर ठहराया था कि उसमें कुछ सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। राइट। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सरकार 2009 के रूल्स के रूल 16 का इस्तेमाल कर रही है और उन सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर रही है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर रूल 16 सिर्फ एक प्रक्रियात्मक नियम है, एक प्रोसीजरल रूल है, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हावी कैसे हो रहा है? देखिए, यहीं पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का सबसे बारीक पेंच फंसा हुआ है। मैं इसे थोड़ा गहराई से समझाती हूँ। हाँ प्लीज। जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A को संवैधानिक रूप से वैध माना था, तो उसका मुख्य आधार प्रोसीजरल सेफगार्ड्स थे। सुरक्षा उपाय। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर प्रशासन किसी का अकाउंट ब्लॉक करता है तो उसे बाकायदा एक नोटिस देना होगा। राइट, एक कारण बताना होगा। हाँ, कारण बताना होगा और प्रभावित व्यक्ति उस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सरकार रूल 16 का सहारा ले रही है और रूल 16 पूरी तरह से गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का नियम है। एक मिनट, तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का अकाउंट रातों रात गायब हो गया उसे ये बताया ही नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल सही पकड़े। और जब कारण ही एक सरकारी रहस्य बन जाएगा तो वो व्यक्ति अदालत में जाकर किस फैसले को चुनौती देगा? अदालत में बचाव के लिए तो आरोप का पता होना जरूरी है ना। वही तो। इस तरह से रूल 16 जो मूल रूप से सिर्फ एक नियम है, वो सेक्शन 69A के उन सुरक्षा उपायों को ही निष्क्रिय कर रहा है जिनके दम पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया था। ये तो बहुत चिंताजनक है। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी होती है जो कि पूरी तरह से कार्यकारी अधिकारियों से बनी होती है। हाँ, और आज तक इस कमेटी ने सरकार के किसी भी ब्लॉकिंग आदेश को पलटा नहीं है। अच्छा, एक बार भी नहीं? नहीं। अब देखिए, यहाँ हमें दोनों पक्षों के तर्कों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। बिल्कुल। सरकार का क्या तर्क है इस पर? सरकार का बहुत स्पष्ट तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में गलत जानकारी मिनटों में दंगे भड़का सकती है। सही बात है। इसलिए सरकार को त्वरित कार्रवाई का अधिकार चाहिए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये अनुपातिकता के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। तो ये अनुपातिकता का सिद्धांत यहाँ कैसे लागू होता है? ये क्या है? इसका मतलब है कि समस्या जितनी बड़ी है, समाधान भी उसी अनुपात में होना चाहिए, जैसे प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई है तो उस पोस्ट को हटाया जा सकता है। हाँ, पूरा अकाउंट डिलीट करने की क्या जरूरत है? वही बात है। बिना कारण बताए पूरे अकाउंट को ही खत्म कर देना एक मच्छर मारने के लिए तोप चलाने जैसा है। और शायद सबसे बड़ी चिंता अब विकेंद्रीकरण को लेकर भी है ना? बिल्कुल। पहले ये शक्ति सिर्फ IT मंत्रालय के पास थी, लेकिन अब अलग अलग मंत्रालयों को ये अधिकार दिया जा रहा है। हाँ, कि वे अपने खिलाफ होने वाली आलोचनाओं पर सीधे कार्रवाई कर सके। तो एक उदार लोकतंत्र में जहां सवाल पूछना एक अधिकार है,
वहां ये दृष्टिकोण एक सत्तावादी व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। एकदम सही। तो जब हम देश के भीतर राज्य की मनमानी शक्तियों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ भी स्थिति काफी हद तक वैसी ही है। हाँ, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अधिकार को खारिज कर दिया जिसके तहत वे मनमाने तरीके से विदेशी सामानों पर टैरिफ लगाते थे। लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत इसका एक नया रास्ता निकाल लिया। बिल्कुल, उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया और 24 फरवरी से 24 जुलाई 2026 तक 10% का एक अस्थायी सरचार्ज लगा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस नियम को लागू करने के लिए देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट का होना जरूरी है, जो कि अमेरिका में फिलहाल है ही नहीं। वही तो। इसीलिए अमेरिका के ही 24 राज्यों ने इसके खिलाफ चुनौती दी है। और इसके साथ ही भारत, यूरोपियन यूनियन और चीन के खिलाफ सेक्शन 301 की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, जो अमेरिका को एक तरफा टैरिफ लगाने का अधिकार देती है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर मैं इसे एक क्रिकेट मैच की तरह देखूं, तो ये ऐसा है जैसे कोई अंपायर खुद ही एक टीम का खिलाड़ी भी हो। हाँ बिल्कुल। अगर उसकी टीम आउट होती है तो वो अंपायर की टोपी पहनकर नियम बदल देता है और अपनी टीम को नॉट आउट करार दे देता है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई देश अपने ही मामले में खुद जज कैसे बन सकता है? आपका ये अंपायर वाला उदाहरण स्थिति को बहुत सटीक तरीके से स्पष्ट कर रहा है। सेक्शन 301 वास्तव में अमेरिका के हाथ में एक ऐसा ही हथियार है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों की एक तरफा व्याख्या करने की छूट देता है। बिल्कुल। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1999 में जब WTO में इस कानून पर एक बड़ा विवाद हुआ था, तब पैनल ने इसे एक बड़ी लाठी की संज्ञा दी थी, एक बिग स्टिक। बड़ी लाठी? हाँ, पैनल का मानना था कि अमेरिका को इस लाठी का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इस लाठी को हाथ में लेकर घूमने भर से ही विकासशील देशों पर अनुचित दबाव बनाया जा सकता है। मतलब सिर्फ डर दिखाकर काम हो जाएगा? बिल्कुल। लेकिन उस समय WTO ने अमेरिका के इस वादे पर भरोसा किया कि वो इसका इस्तेमाल बहुपक्षीय नियमों के दायरे में ही करेगा। लेकिन जिस तरह से भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं उससे तो लगता नहीं कि वो वादा ज्यादा दिन टिका। हाँ, वो वादा धीरे धीरे टूट गया, खासकर ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में, जब चीन पर 25% तक एक तरफा टैरिफ लगा दिए गए थे। तो WTO ने कुछ नहीं किया? जब ये मामला WTO के पास गया और 2020 में पैनल ने अमेरिका के खिलाफ फैसला सुनाया, तो अमेरिका ने उस फैसले की अपील कर दी। ठीक है, अपील करना तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 2020 तक WTO के अपीलीय निकाय में नए जजों की नियुक्ति को ही ब्लॉक कर दिया था। एक मिनट, वेट, क्या कोई एक देश पूरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक अदालत के जजों की नियुक्ति रोक सकता है? बिल्कुल, क्योंकि WTO में फैसले आम सहमति से होते हैं। अच्छा। अमेरिका ने बस नए नामों पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे पुराने जज रिटायर हुए, कोरम पूरा नहीं हो पाया और वो अदालत एक तरह से ठप हो गई। एकदम सही। यानी जिस अंपायर के पास शिकायत जानी थी, अमेरिका ने उस अंपायर को ही मैदान से बाहर कर दिया। अरे बाप रे, ये तो पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया। हाँ, और इसका सीधा मतलब ये है कि आज मल्टीलैटरल रूल्स या बहुपक्षीय नियम खत्म होने की कगार पर हैं। तो भारत और बाकी विकासशील देशों को क्या करना चाहिए? उनके लिए यह एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। उन्हें अब इस सेक्शन 301 की कार्रवाई में केवल मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। उन्हें सक्रिय रूप से हिस्सा लेना होगा। बिल्कुल, हिस्सा लेकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों को पुनर्जीवित करने का दबाव बनाना होगा। सही बात है। अब देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देश इस तरह के व्यापारिक खेल खेलते हैं तो उसका असर सिर्फ कागजों या संधियों तक सीमित नहीं रहता। एकदम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सिर्फ कागजों पर नहीं होती, इसका सीधा असर हमारे किसानों के खेतों पर पड़ता है। और यहीं से हम अपने तीसरे विषय की तरफ मुड़ते हैं, पश्चिम एशिया का संकट और भारत का यूरिया। ये बहुत ही क्रिटिकल लिंक है। हाँ, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 2025 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस खरीदार था। बिल्कुल। हमने करीब 661 लाख मीट्रिक टन गैस आयात की और इसमें से 40% से ज्यादा हिस्सा अकेले कतर से आता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर से आने वाली यह गैस होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। हाँ, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है। तो इस गैस का खेती से क्या संबंध है? यही समझना जरूरी है। भारत में आयात होने वाली लगभग 30% LNG का इस्तेमाल बिजली बनाने में नहीं, बल्कि फर्टिलाइजर, खास तौर पर यूरिया बनाने में होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? यहीं पर स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। कैसे? देखिए, 2025 में भारत में यूरिया की कुल खपत 387 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि हमारे घरेलू कारखानों ने केवल 306 लाख मीट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन किया। तो इस कमी को पाटने के लिए भारत को 2,30,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया विदेशों से मंगवाना पड़ा। और ये यूरिया कहाँ से आया? यही तो बात है। इस आयात का 71% हिस्सा पश्चिम एशिया से आया, जिसमें से 45% सिर्फ ओमान से था। मतलब हम यूरिया बनाने के लिए गैस भी पश्चिम एशिया से खरीद रहे हैं, और जो यूरिया हम खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो तैयार यूरिया भी वहीं से खरीद रहे हैं। इसे तो एक दोहरी निर्भरता या ड्यूअल डिपेंडेंस कहा जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये दोहरी निर्भरता
भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है। कैसे? क्योंकि गैस और यूरिया दोनों की सप्लाई चेन्स एक ही क्षेत्र पर निर्भर है। ईरान इजराइल संकट या उस क्षेत्र में कोई भी सैन्य गतिविधि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को कुछ हफ्तों के लिए भी ब्लॉक कर देती है तो भारत के गैस पावर प्लांट्स और यूरिया कारखानों पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ, सप्लाई में रुकावट के कारण कई कारखाने पहले ही अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं। और शायद इसी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 जारी किया है। बिल्कुल, इस आदेश के तहत फर्टिलाइजर सेक्टर को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में सबसे ऊपर रखा गया है ताकि किसानों को खाद की कमी ना हो। और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 10 मार्च तक भारत के पास यूरिया का 61.51 लाख मीट्रिक टन का रिजर्व मौजूद है, जो कि आने वाली खरीफ की फसल के लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है। हाँ। लेकिन ये रिजर्व एक शॉक एब्जॉर्बर का काम जरूर करेगा, पर ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। सही बात है। जब तक पश्चिम एशिया में अस्थिरता बनी रहेगी, हमारी कृषि व्यवस्था तलवार की धार पर चलेगी। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और यूरिया उत्पादन के नए तरीकों पर तेजी से काम करने की जरूरत है। ये सच में एक बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ हम अपनी बुनियादी खाद्य सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया पर इतने ज्यादा निर्भर हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा, जो कि हमारी एक सॉफ्ट पावर है, उसे यूरोप निर्यात करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, आयुर्वेद का वैश्विक कदम। हाल ही में 2026-27 के केंद्रीय बजट में हमने देखा कि आयुष मंत्रालय का बजट लगभग दुगना करके 4,408 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये काफी बड़ा कदम है। बिल्कुल, सरकार 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित कर रही है और नेशनल आयुष मिशन के फंड में भी 66% की भारी वृद्धि की गई है। और भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भी तो एक नया रास्ता खोला है। हाँ, जिसके तहत भारतीय आयुष चिकित्सक अब यूरोप में अपने क्लिनिक खोल सकेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी है। वो अवैज्ञानिक पारंपरिकता का टैग है ना? बिल्कुल। यूरोपीय बाजार में ये मांग उठ रही है कि आयुर्वेद को स्वतंत्र थर्ड पार्टी क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा। अब यहाँ एक बहुत ही सटीक सवाल उठता है। आयुर्वेद शरीर को एक पारिस्थितिकी और समग्र रूप में देखता है, मतलब होलिस्टिक तरीके से। हाँ, वो वात पित्त कफ की संतुलन की बात करता है। तो और पश्चिमी देशों का जो बायोमेडिकल साइंस है वो बहुत ही टारगेटेड है। बिल्कुल, वो सीधे बीमारी पैदा करने वाले वायरस या प्रभावित अंग पर हमला करता है। तो क्या पश्चिमी विज्ञान के इस टारगेटेड तराजू पर आयुर्वेद को तौलना सही है? देखिए, ये एक ऐसी बहस है जो चिकित्सा जगत में लंबे समय से चल रही है। कई लोगों का तर्क है कि पश्चिमी विज्ञान के चश्मे से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को जांचना एक तरह का औपनिवेशिक पक्षपात है। कॉलोनियल बायस। हाँ, दोनों प्रणालियों की बुनियाद ही अलग है। बायोमेडिसिन बीमारी के सूक्ष्म कारणों पर प्रहार करती है, जबकि आयुर्वेद पूरे शरीर, उसके पर्यावरण, आहार और जीवन शैली के बीच सामंजस्य बैठाता है। एकदम सही। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्वास्थ्य नीतियों की बात करते हैं तो हमें इसे भावनाओं से अलग रखकर देखना होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्वतंत्र ट्रायल्स की मांग को हमें औपनिवेशिक मानसिकता नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि जब कोई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली एक वैश्विक बाजार में उत्पाद या सर्विस के रूप में प्रवेश करती है तो उससे उस बाजार के कड़े सुरक्षा मानकों को मानना ही पड़ता है। यूरोपियन संघ के अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं। हाँ, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। वैज्ञानिक प्रमाण मांगना आयुर्वेद का अपमान नहीं है, बल्कि ये इस प्रणाली में एक संस्थागत जवाबदेही तय करने का तरीका है। बिल्कुल। वर्तमान व्यवस्था में एक बड़ी समस्या हितों के टकराव की भी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे? देखिए, अगर आयुष मंत्रालय ही अनुसंधान के लिए फंड दे रहा है, वही मंत्रालय मानक तय कर रहा है और वही इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार भी कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस रिसर्च पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे करेगा? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। इसीलिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी क्लिनिकल ट्रायल्स बेहद जरूरी हैं। यहाँ मकसद आयुर्वेद को बायोमेडिसिन में बदलना नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक संवाद स्थापित करना है। एकदम सही। अगर आयुर्वेद को ग्लोबल मार्केट में टिकना है, एक भरोसेमंद विकल्प बनना है, तो उसे पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनानी होगी। दावों से आगे बढ़कर ऐसे सबूत पेश करने होंगे जिन्हें दुनिया के कोई भी लैब पर रख सके। बिल्कुल। तो ये बात एकदम स्पष्ट है कि हमें अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दुनिया से संवाद करने के लिए हमें उन्हीं की वैज्ञानिक भाषा में अपनी प्रामाणिकता साबित करनी होगी। सही कहा। और देखिए, चाहे डिजिटल अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या स्वास्थ्य नीतियां, लोकतंत्र में इन सबका फैसला एक ही प्रक्रिया से होता है। चुनाव? हाँ, चुनाव, जो कि हमारे विश्लेषण का 5वां और अंतिम विषय है। अप्रैल-मई 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक पुरानी लेकिन बेहद अहम बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या भारत में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम संवैधानिक स्थिति को देखें तो अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के तहत वोट देना एक वैधानिक अधिकार है ना? हाँ, स्टैट्यूटरी राइट। इसे कोई मौलिक अधिकार या कानूनी कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और अतीत में भी 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति और 2015 में विधि आयोग के 255वीं रिपोर्ट ने अनिवार्य मतदान का कड़ा विरोध किया था।
लेकिन ये भी तो एक तथ्य है कि जिन देशों में ये लागू है वहां टर्नआउट लगभग 7% तक बढ़ जाता है। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया और पेरू में। बिल्कुल, वहां वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता है या कुछ सरकारी सुविधाएं रोक दी जाती हैं। अब यहां मैं थोड़ा विपरीत तर्क देने का प्रयास करता हूं, एक डेविल्स एडवोकेट की तरह। ठीक है, बताइए। मान लीजिए कि अनिवार्य वोटिंग से टर्नआउट 7% बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वो हमारी ही जान बचाता है। तो क्या अनिवार्य मतदान को लोकतंत्र का सीट बेल्ट नहीं माना जाना चाहिए, जो शायद थोड़ी मजबूरी लगे लेकिन व्यवस्था को सुरक्षित रखे? देखिए, सीट बेल्ट का ये तर्क सुनने में बहुत ही व्यावहारिक लगता है। हाँ, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये लोकतंत्र के मूल ढांचे पर ही सवाल खड़ा कर देता है। लोकतंत्र कोई मशीन या गाड़ी नहीं है जिसे सिर्फ कड़े नियम बनाकर सुरक्षित रखा जा सके। तो फिर लोकतंत्र की ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वेच्छा में बसती है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यही कहा था कि अगर किसी नागरिक को जुर्माने के डर से या सरकारी सुविधाएं छिन जाने के डर से पोलिंग बूथ तक लाया जाए तो वो मजबूरी में दिया गया वोट होगा। वो एक जागरूक नागरिक का स्वतंत्र विकल्प नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है। और भारत जैसे विशाल, गरीब और विविधतापूर्ण देश में जहां कई लोग दिहाड़ी मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, उन पर जुर्माना लगाना एक बहुत ही कठोर और अन्यायपूर्ण कदम होगा। और शायद इसका संवैधानिक पहलू भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल बोलने का अधिकार नहीं, बल्कि चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। एकदम सही। इसी तरह मतदान के संदर्भ में वोट न देने का अधिकार भी एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है। मतलब अगर एक नागरिक को लगता है कि मैदान में उतरा कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो उसका वोट ना डालना भी सिस्टम के प्रति एक संदेश है। हाँ, इसलिए समाधान लोगों को दंडित करने में नहीं खोजा जाना चाहिए। तो समाधान किसमें है? समाधान इस बात में है कि हम मतदान की प्रक्रिया को कितना सुलभ बना सकते हैं, जैसे सुरक्षित रिमोट वोटिंग की तकनीक विकसित करना, प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करना, और सबसे जरूरी बात, मतदाताओं के बीच ऐसा उत्साह जगाना कि वो अपनी मर्जी से वोट डालने आए। सही कहा। तो इन सभी विषयों पर गहराई से विचार करने के बाद एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि हमारे आसपास घटने वाली कोई भी घटना अलग थलग नहीं है। बिल्कुल। जब हम डिजिटल स्पेस में कुछ लिखते हैं और सेंसरशिप का सामना करते हैं, या जब अमेरिका कोई नया ट्रेड नियम बनाता है और हमारे कारखानों में यूरिया की कमी होने लगती है, या जब हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा को एक वैश्विक मानक पर खरा उतारने की कोशिश करते हैं, ये सभी चीजें एक ही बड़ी तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। और इन सभी व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोगों को चुनने की ताकत उसी एक वोट में छिपी है जिसकी अनिवार्यता पर हम अभी बहस कर रहे थे। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।